अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद न्यू टेलीविजन की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमदान के साथ मैं हूं आपका मेजबान फरीद रईस और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर वाफियत से होंगे। जनाब 19वें रोजे में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। कल का एक रोजा बाकी रह गया है, उसके बाद 2 अशरे हमारे हाथ से निकल जाएंगे, आखिरी अशरे में हम लोग दाखिल हो जाएंगे। और फरीद किस तरह से गुजर रही हैं आपकी अफ्तारियां? और बस आखिरी अशरा रह गया, फिर आप चले जाएंगे लाहौर को छोड़ के, मेहमान हो जाएंगे। अभी भी हमारे लिए मेहमान है, लेकिन अभी मैं लग नहीं रहा का होता है। हाँ 3 दिन के बाद कोई मेहमान नहीं होता, ठीक है। तो ये तो मेरा हिस्सा जी, मेरा घर है। न्यूर तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन खूबसूरत बात ये कि वक्त गुजरने का एहसास एक तो नहीं हुआ बिल्कुल भी जिस तरीके से गुजर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ये कि दिल भी बोझल है कि एक माह रमजान जो है वो फिर हमसे जुदा हो जाएगा। और एक ऐसे मौके के ऊपर जबकि हम इस तमाम तर सिचुएशन जो कोविड-19 वाली है ये जिंदगी भर याद रहेगी एग्जैक्टली। ये जो तारीख है ना, ये जो लम्हात हैं और ये जो हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और तब तक तो इंशाल्लाह वैक्सीन भी आ चुकी होगी, तो कहेंगे मामा पापा आप लोग तब कोरोना से मतलब लोग मरा करते थे। अच्छा, ऐसा हुआ करता वैसे था। बड़ी मजेदार बात बनाया करेंगे जो फ्यूचर की अगर कभी आप आज अगर अपने पास, मैं कहता हूँ लोगों के कुछ लिखें जरूर ना, थोड़ा थोड़ा कोई पीसेस लिखें। ये आज से 15 साल 20 साल 25 साल बाद जिंदगी हयात कुछ नहीं पता, लेकिन अगर उस वक्त तक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, हम सबको हयात दी सबको, तो ये चीजें बच्चों में और उस जनरेशन में, यानी हम उस बात के अमीन होंगे कि हमने ये जो क्राइसिस है, ये पैंडेमिक है जो दुनिया भर में जिसने सब कुछ तहोबाला कर दिया, किसी एक कंट्री में नहीं, किसी एक सिटी में पूरी नहीं, दुनिया को। सो वी आर द आई विटनेस। हमारी जो जनरेशन और इस वक्त जो है वो ये आई विटनेस है। ये आइंदा आने वाली जनरेशंस को बताएंगी कि क्या हुआ था और किस क्राइसिस से हम लोग। लेकिन बस अब चला जाए, अब खत्म हो जाए, बस अब तो बस ये अब वो दुआ है अच्छी सी हमारी ईद आए इंशाल्लाह अल्लाह मियां। बस अब तो ये दुआ है, मैं तो पूरे रमजान में हम दुआ मांगते रहेंगे, बस इससे हमारी जो है ना किसी तरीके से निजात दिलवा दे। मुझे तो अंदाजा हो गया आते हुए मैं इस ट्रैफिक जैम में स्टक हो गया जी। आपने कहा था आप सोशल मीडिया की तस्वीर को नहीं मानते हैं और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं मानता हूं, लेकिन अभी सामने भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर आपकी फेक न्यूज भी आ रही होती है, ठीक है, लेकिन सीइंग इज बिलीविंग है। व्हाटएवर यू सी इज व्हाट यू बिलीव। आप अपनी आंखों से भी, और वो सारी की सारी मुझे पता है रश इधर नजर आई है, सारे वो ब्रांड की शॉप के सामने खवातीन नजर आई होंगी, सिर्फ खवातीन। ये बेचारे वो छोटे भाई होते हैं ना, बेचारे तंग आ गए कि किधर मतलब कि जान छोड़ दो, लेकिन उनकी जान नहीं बची। तो मेहमानों का जनाब तारुफ कराते हैं। जनाब बिल्कुल तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आज बड़े खूबसूरत और बहुत अच्छे हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जो सेलिब्रिटी यार हमारा होता है इसके अंदर, लेकिन हम कोशिश करते हैं मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से मुख्तलिफ मेहमानों को यहाँ इकट्ठा करें और इस अपने महदूद से वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात कर सकें। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आमिर जाफरी साहब जी, गजाली फाउंडेशन से ताल्लुक़ है, माशाल्लाह एक फाउंडेशन रन कर रहे हैं आप और बच्चों की तालीम के हवाले से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आपको अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका जी। ठीक है नबिया, आप तारुफ अपनी तरफ कराइए। दूसरे हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाते हैं हम लोग। पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप चेयरमैन अल अमीन फाउंडेशन हैं और चेयरमैन तंजीम इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान, कोऑर्डिनेटर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड हुकूमत पंजाब। आप दोनों का हम बहुत ही खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आगाज जो है वो हम आमिर साहब से जनाब तालीम के शोबे से, ये माशाल्लाह से दोनों ही, चूंकि अल अमीन अकेडमी भी इनकी है, एक जो है वो तालीम के फरोग में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उस एरिया के लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरे जो है वो सिविल सुपीरियर सर्विसेज और साथ साथ जो है वो पब्लिक जो आपके प्रोविंशियल सर्विसेज हैं उनमें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो दोनों से बात करते हैं। आमिर साहब, वैसे क्या ये वजह रही है आपकी और क्या जहन में एक आपकी बात आई कि आप इस एरिया पे फोकस करें और उन बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको तालीम आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल ये आपकी जो आपने सवाल किया बड़ा अहम सवाल है कि इस तरफ क्यों आना हुआ। बिलखसूस हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान को हम बेहतर बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, इसको अक़वाम आलम में हम बावकार देखना चाहते हैं, तो हमें लगता था ऐसा कि कौन सा वो काम किया जाए कि जिसके नतीजे के अंदर हम इस ख्वाब की जो है ताबीर को पा सकें। इसके अंदर हमने पूरी दुनिया में देखा भी है, हम जाते भी रहते, तो हमें लगा कि वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर डाला और वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है तो उसके नतीजे के अंदर सारी तरक्की और खुशहाली जो है उनके यहाँ आई है। और हमारा भी ये मामला है कि ख़ुद हम जो रमज़ान मुबारक के अंदर जब हम मौजूद हैं और जिस तरह हमारी बहन ने कहा कि ये 19वें रमज़ान में हम जो है इस वक्त मौजूद हैं, तो ये रमज़ान कुरान का महीना भी है और कुरान की जो पहला हुक्म था, तो पहला हुक्म ये नहीं था अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि आप नमाज़ें पढ़ें, पहला हुक्म ये नहीं था कि आप ज़कात दें, आप हज करें, आप रोज़े रखें, ये कोई हुक्म नहीं था। पहला हुक्म एक ही था और वो था कि पढ़िए, इकरा, पढ़िए अपने रब के नाम से, कि वो उतर कर हिरा से सूए कौम आया
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا کہ رسول کریم جب ہرا سے جب تشریف لائیں تو وہ ایک کتاب لے کر آئے ہیں اور اس کتاب نے پھر زندگیوں کو جو ہے وہ بدلنا شروع کیا ہے نا. تو یہ ہماری بھی امت, ہماری بھی قوم میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ قلم اور کتاب کے ساتھ رشتہ جب جڑے گا تو وہ آئے گی. ہمیں لگا کہ پاکستان کے اندر ہم 70 سال گزر گئے ہیں, آج بھی اگر ہم دیکھیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں, بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, آپ ہر ایک پہ انگلی رکھیں گے تو ٹھیک ہوگی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ ہم نے تعلیم کے حوالے سے غیر سنجیدگی اختیار کی ہے. یہ ریاستی حوالے سے بھی ہے اور یہ سماج کے حوالے سے بھی ہے. یہ ڈیلیما ہے ابھی تک. اچھا ہمیں لگتا ہے فرید کی شاید ہم دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, پاکستان میں نئی نئی چیزیں موجود ہیں. اب جس طرح وہ والے حالات نہیں ہے کہ کوئی باہر جائے گا تو ہم سامان منگوائیں گے, اور کیا تھا پہلے ایک شاپنگ لسٹ ہوا کرتی تھی, اب ہمارے پاس الحمدللہ ہر چیز یہاں پر موجود ہے. لیکن جب ہم اس طبقے سے ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر کتنا کام کرنا ضروری ہے. میں ایک بات آپ کو چھوٹی سی یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی. میرے پاس ایک بچی آئی کچن میں ہیلپ کرنے کے لیے اور اس کی عمر تقریباً 14-15 سال تھی, اور جس طرح عمیر اور میں اکثر بیٹھ کے ہم لوگ ڈسکس کرتے رہے صحابہ کرام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, تو اس بچی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کون تھے یا اللہ کے نبی کون تھے؟ وہ بچی کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں. میں نے کہا تم قرآن پڑھی ہو, نماز آتی ہے؟ نہیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے ماں باپ نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ تم مسلمان ہو اور ہمارا ایمان کیا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بیسک سے کتنا دور ہیں, اور یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے اوپر. آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے نا, وہ بیسیکلی ایسے بہت سارے ایریاز ہیں, فار فلنگ ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے پاس نماز وہاں بھی وہ بھی تک نہیں پڑھنے کے لیے آتی ہے. قرآن, یہ تمام چیزیں, تو پھر بہت ساری چیزیں بعد کی بات ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گپ شپ کرتے ہیں, ان کی اکیڈمی کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں ایک بتایا گیا ہے کہ ان کی ایک رپورٹ ہے, ایک پیکیج ہے, وہ آن ایئر کرتے ہیں. پروڈیوسر صاحب اس کو آن ایئر کیجئے گا پلیز. الامین اکیڈمی CSS اور PMS کا منفرد اور قابل اعتماد ادارہ, جس کا مقصد مستحق طلبہ اور طلبات کو آفیسرز بنانا ہے. ہمارے ملک میں 99% اکیڈمیاں کمرشل ہیں, اس لیے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی. الامین اکیڈمی کورسز انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں, اس میں PMS اور CSS اور اس کے علاوہ باقی کورسز. پاکستان بنانے کا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں خاکہ تھا, اس خاکے کی تکمیل میں میری دعا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن اپنا بھرپور کردار ادا کرے. یہ خدمت انسانیت کا منفرد اور اچھوتا منصوبہ ہے. پاکستان کی کل آبادی کا 2% غریب طبقہ بھی ایسا نہیں جو CSS کے امتحان میں بیٹھ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمرشل اکیڈمیوں کی فیس غریب گھر کا بیٹا اور بیٹی نہیں ادا کر سکتے. یہ ادارہ فی سبیل اللہ بغیر کسی فیس کے مقابلے کے امتحان کی تیاری کرواتا ہے. اس ادارے سے ایک بچہ چند دن پہلے رزلٹ آیا, وہ اسسٹنٹ کمشنر بھی لگا ہے. بہت ہی خیر و خوبی کا کام ہے. اسی طرح کے کام میں شامل ہو کے اس کام کو آگے بڑھایا جائے. اس سے پہلے مجھے اس کی کوئی مثال نہیں ملی. الامین اکیڈمی کا مقصد معاشرے میں موجود ایسے ذہین اور فتین طلبہ اور طلبات کو تلاش کرنا ہے جو CSS اور PMS کرنے کے خود خواہش مند ہوں, یا پھر ان کے والدین تلاش کریں جو کسی وجہ سے اپنے بچوں کی اس خواہش کو پورا کرنے سے محروم رکھے ہوئے ہیں. الامین اکیڈمی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف دینی مدارس کے بچوں کی تیاری نہیں کروا رہے, بلکہ کالجوں, اسکولوں, یونیورسٹیوں, ٹاٹ اسکولوں سے پڑھے ہوئے, گرامر اسکولوں سے پڑھے ہوئے جو بھی بچی چاہے اس کی یہ تیاری کراتے ہیں, اور کوئی فیس بھی نہیں لیتے. یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے CSS کے امیدواروں اور طالب علموں کے لیے. تربیتی کلاسوں کا اجرا مستحسن اقدام ہے. یہ سختی کی مضبوط بنیاد کو تھام کر عرصہ 3 سال سے کام کر رہے ہیں, جس میں انہیں کامیابی بھی ہوئی. اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کی الامین اکیڈمی کا ایک ہونہار طالب علم آج اسسٹنٹ کمشنر ہے. اس اکیڈمی کا پڑھا ہوا بچہ اب اسسٹنٹ کمشنر بن چکا ہے. سب لوگ اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ بہت اہم دینی کام ہے. الامین اکیڈمی نصابی تیاری کے ساتھ ساتھ تربیتی نصاب کے قائل بھی ہے, کیونکہ الامین اکیڈمی کا سلوگن ہے کہ سر اٹھا کر جیو. اس سلوگن کے احیا کے لیے یہ مسلسل مصروف عمل ہے. لوگوں کو آپ کی مدد کرنی چاہیے. اس کی انتظامیہ فی سبیل اللہ سارے معاملات اس کے چلا رہی ہے. طبیب کی طرح انہوں نے معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھا. الامین فاؤنڈیشن ارشد گارڈن بالمقابل رضوان گارڈن کنال بینک. زبردست پیکج جناب, آپ نے دیکھا, اور آپ نے دیکھا کس طرح ہمارے جو پاکستان کے جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بڑا زبردست جناب زیادہ صاحب آپ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کی جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی تھوڑا سا ذرا ریلیجیس ہے, مذہبی ہے. تو کوئی اپنی مدرسہ اوپن کرنے کا نہیں سوچا, بلکہ الامین فاؤنڈیشن کا خیال کیسے آیا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नबीहा भाई आपका भी। देखिए, मैंने ये सोचा इसलिए कि दीन तो मैंने पढ़ लिया है और दीन हमने मरते दम तक पढ़ना है और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सोचा ये कि लाखों की तादाद में मदारस हैं और जगह जगह मदारस हैं, तो अगर मैं भी एक मदरसा खोल के बैठ जाऊँ तो उसका क्या फ़ायदा होगा? वही 10-20 बच्चे और फिर जो आगे सारा होता है। तो अल्लाह का शुक्र, आप जैसे दोस्तों के साथ मेरा उठना बैठना रहता है और एक इदारे में मैं काम भी करता हूँ और हल्का सा मैं थोड़ा टैक्स भी देता हूँ गवर्नमेंट को। तो ये सोचा कि हम ऐसा काम करें कि जो नहीं हो रहा। ये ख्याल इसलिए आया कि CSS PMS के जो बच्चियाँ और बच्चे, वो ज़हीन और फ़तीन बच्चे जो जहन में सोचते तो हैं, उनके वालिदैन का भी ख्याल होता है कि हमारा बच्चा बड़ा ज़हीन है, लेकिन जो कमर्शियल अकेडमियाँ हैं उनके यहाँ दाखला लेना बड़ा नामुमकिन होता है। और मैं ये खुशबख्ती समझता हूँ सर, अगर एक एकेडमी भी CSS की PMS की फ्री होती इससे पहले तो मैं ये हरगज़ काम ना करता। हमारा ये स्लोगन है कि हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है कि हम फीस नहीं ले रहे। आप कतन कुछ ना चार्ज कर रहे, सिर्फ 1% फीस लेते हैं, यानी कि बहुत सारे 1 पर 500 रुपया हम महीने की टोकन लेते हैं बच्चों को। 500 रुपया, एक 500 रुपया सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा बच्चों को एहसास दिलाने के लिए। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया और बड़ी मुश्किल इसमें आई। और इससे पहले मैंने PMS के लिए, CSS के लिए जो काम हमने शुरू किया, इससे जो पहले हमने सोशल मीडिया के लिए 100 बच्चे हमने आज से 4 साल पहले तैयार किए कि यार लोग गालियां ज़्यादा देते हैं सोशल मीडिया का, और वो माज़रत के साथ वो बंदर के हाथ में माचिस वाला मामला है। तो मैंने कहा कि यार इन बच्चों को यूज़ करना ही करना है सोशल मीडिया। तो हमने कहा कि सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया मत करें बल्कि पैसे कमाएं। तो 100 बच्चा हमने SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कोर्स है वो हमने करवाया, वो लॉन्च किया। इमाम खतीब ट्रेनिंग हम कोर्स करवाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हमारे यहाँ पास हैं। और फिर हमारा ये भी है कि वो भी सारे को बुनियादी तौर पे हम फोकस हमने किया हुआ है कि उन जो बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ज़िया साहब, ये कहीं नहीं एक्सपेंडिचर्स तो चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। जिस तरीके से आमिर साहब भी हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, इनसे भी हम बात करेंगे। आपको कोई भी काम करने के लिए आपके रनिंग जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो चाहिए, ऑपरेशनल कॉस्ट जो चाहिए। ये ऑपरेशनल कॉस्ट को कैसे? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है इस उम्मत के ऊपर कि खैर के काम के लिए लोग सबसे आगे बढ़ते हैं। सिर्फ लोगों को इत्मीनान और ट्रस्ट चाहिए। हमने ये 3 साल में शुरू काम किया, हमें एक लम्हा भी कभी मुश्किल नहीं हुई। शुरू के 6 महीने साल रगड़ा जरूर लगता है, कोई भी काम ये बात दुरुस्त है। उस रगड़े से हम निकल चुके हैं। हमारी एकेडमी रन कर रही है माशाल्लाह, और इस वक्त भी हमारी ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं। बच्चों को पुरसकून तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें ऐसे टीचर मिले हैं जो बाकी एकेडमी को दस्तयाब नहीं है, और वो मुफ्त हमारे पास पढ़ाते हैं। कमर्शियल भी, हम फीस भी कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन हम बच्चों का ये चाहते हैं कि नुकसान ना हो। अच्छे से अच्छा टीचर, बेहतरीन हम उनको पे करते हैं। और बहुत सारे जो जिस तरह आपने ये सारे लोग देखे हमारे पैकेज में, ये सारे हमारे ट्रस्टी हैं। ये पैसा भी देते हैं और कंधा भी देते हैं, और मेरे साथ हर मुमकिन तरीके से बड़ी बात के जो पैकेज में हमने देखा कि आपके ही जो है फाउंडेशन का एक स्टूडेंट जो कि अब असिस्टेंट कमिश्नर भी बन चुका है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अमेजिंग काम है। और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पे इतने जो है केपेबल टीचर्स हों, और फिर कुछ फीसेस भी देखें ना। 500 इज नथिंग फरीद आज के दौर में, जस्ट लाइक लेस देन अ पीनट। मैं तो कहूंगा इट्स लेस देन अ पीनट कि ये, लेकिन उसमें अगर अचीवमेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स मुस्तफीद होंगे इससे, हो रहे हैं जिस तरीके से ज़िया साहब की बात है। और मैं तो जो चीज़ है, आमिर साहब जिस तरह से बात करें कि एक तरफ ये बच्चों को, वो जो डिप्राइव्ड जो कम्युनिटी है, उन बच्चों को ये प्राइमरी सेकेंडरी उस तरह की तालीम दे रहे हैं, और बादअज़ा वो बच्चे तालीम लेने के बाद यकीनी तौर पे अगर वो इस तरफ जाते हैं तो वो अगर CSS की तैयारी की ख्वाहिशमंद है, वो आपकी देखिए ना पूरी एक चेंज चल रही है कि ये अगर प्राइमरी बेस उनकी सेट कर रहे हैं बगैर पैसों के साथ और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बताऊं कि हमारा जो असिस्टेंट कमिश्नर लड़का बना है, वो मैं उसके राब्ते में रहता हूँ, तो वो 36 बच्चियाँ और बच्चे थे जो अभी PMS 9 में जो पास हुए,
تو سارے انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے پڑھے, جس طرح ہوتا ہے بعد میں گپ شپ لگتی. تو یقین جانیے کہ میرا رابطہ ہے ان کے جو سینئر ہیں میرے ہمارے اسٹوڈنٹ کے, وہ بھی اس بچے کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ یار یہ ایسا بچہ ہے جو محنت بھی کرتا ہے, کام بھی, اور بعض اوقات جو پیٹرول ملتا ہے, جو لوازمات سرکاری وہ واپس کرتا ہے. یعنی کہ اتنی دیانتداری اور ایمانداری, ہم نے صرف افیسر نہیں بنا رہے, ساتھ ہم ان کو دیانت اور ایمانت, اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں آئین سے ہٹ کے آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھانا. جس چیز کا آپ نے حلف دیا ہے ریاست پاکستان کو, اس حلف کی پاسداری کرنی ہے. اور ہم بچوں کو یہ بھی بڑے اعتماد سے اور بڑے طریقے سے بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو ہے نا, جو گورنمنٹ ہو اس کو آپ نے نقصان پہنچا دینا ریاست پاکستان کو, ان کی جو آئین ہے, جس کا آپ جو دستور ہے, جو منشور ہے اس ریاست کا, یہ تو بڑی اچھی تربیت آپ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اچھا, رورل ایریا کی بھی بات کریں گے عامر صاحب سے, لیکن ذرا کچن کو متعارف کرا کہ خوشبو اتنا وہ ڈسٹرب آج آتے ہی میں سیٹ پہ 19 پر روزہ ہو گیا ہے. کیا چاہتی ہیں آپ ہما, ہمیں بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ بھی چاہ لوں میں, کچھ بھی بنا لوں. ان کا ٹائم آگے بڑھا دیں جناب. میں کچھ بھی چاہ لوں, مجھے سب کو پتہ, دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ نبیہ جو ہے وہ کسی قسم کی چیٹنگ نہیں ہے. نبیہ کا جو ہے افطار باکس وہ پیچھے فریج میں پڑا ہے, اور اس کے اندر جو ہے جی تربوز ہے, اور نبیہ کچھ اور نہیں کھانے والی. کسی دن کام کریں گے افطار کے ساتھ جو ہے نا, ان کو ذرا روکیں گے, اور پیچھے سے ان کا جو افطار کا باکس ہے وہ ہم پیچھے سے جو ہے نا غائب کر دیں گے, غائب کر کے وہ ہم آپس میں کھا لیں گے. اگر آپ لوگ کھائیں گے تو بس پھر ٹھیک ہے. اچھا نبیہ, آج جو ہے چکن میلانیز, پکاتا میلانیز بنا رہی ہوں. بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. اس سے پہلے آپ ریسیپی شیئر کریں. بالکل, اور ساتھ میں اس کے میں نے ٹمیٹو سوس میں اسپیگیٹی بنائی ہے. لیکن سب سے پہلے میں اس کی ریسیپی کا تھوڑا سا بتا دوں. خوشبو کیوں اتنی پیاری آ رہی تھی جی, آلدو فرائی کری تھی میں چکن, اور چکن میرے سامنے فرائی ہوا پڑا ہوا ہے. چکن کو میں نے بیٹر اس کا جو بنانا ہے آپ نے, اس کے اندر انڈے ہیں اور چیز گریڈا کر کے, یعنی کہ کدوکش ہوئی ہوئی چیز جو ہے اس کے ساتھ, اور انڈوں کے ساتھ اور میدے کے ساتھ میں نے بلینڈر میں اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا, نمک مرچ ڈال کے. اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کوٹنگ کر لی ہے جی بریڈ کرمز کی, اور یہ اس طرح سے کوٹنگ کر کے میں نے رکھ لیے تھے. اور اس کے بعد اس کو ہم کر لیں گے فرائی. یہ فلے میں نے کاٹی تھی بریسٹ کو سینٹر سے کاٹ کے, اس وجہ سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی نبیہ, اور اس کا فلیور بھی اتنا. اور چیز اس میں ہما کون سی ایڈ کی جائے گی؟ میں نے اس میں موزریلا اور چیڈر دونوں ایڈ کی ہیں. موزریلا 70% اور 30%. اچھا, سیم ڈش ایک بار میں نے بھی ٹرائی کی تھی. پارمیزان آپ کو پتہ تھوڑی سی سالٹی ہوتی ہے, تو ٹپ ہے کوئی کیسے ٹیسٹ کیا جائے یا کیسے, کیونکہ نمک زیادہ جب بھی چیز ایڈ کرتے ہیں ہو جاتا ہے. پارمیزان چیز ہے بیسیکلی, اگر آپ کے پاس پارمیزان ہے تو اس کے اندر پارمیزان ہی یوز کریں. میرے پاس پارمیزان چیز اویلیبل نہیں تھی, اور پارمیزان چیز جو ہے وہ اس کی بہت ایکسپینسو ہے ایز کمپیئر ٹو موزریلا یا چیڈر. اگر ہم وہ ایڈ کرتے تو ہمیں سالٹ کی ضرورت نہیں ہے, نہیں ہوگی. اور دوسرا اس کا اروما بھی آپ کو ڈویلپ ہونا چاہیے, نہیں تو آپ بنا کے رکھ دیں گے مہمانوں کے آگے. مہمان نارملی نہیں پسند کرتے, کیونکہ 3-2 کا کمبینیشن ہمارا بہتر رہے گا, آلٹرنیٹیو ہے یہ کمبینیشن بالکل اچھا رہتا ہے جی. اور اس کے بعد میں نے ٹمیٹو سوس بنائی ہے. کچھ ٹمیٹو سوس میں نے اسپیگیٹی جو ہے یا کوئی بھی پاستا آپ اس کو ٹاس کر سکتے ہیں, میں نے ٹاس کر کے رکھ دیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے چکن جو ہے وہ میں اس کے ٹاپ پہ لگاؤں گی, پھر میں چیز ڈالوں گی اس کے اوپر, اور پھر ٹمیٹو سوس ڈال کے پھر چیز ڈالوں گی, اور آلوز ڈالیں گے. آپ کے پاس ہربز ہیں وہ ڈالیے, اس کے بعد اس کو بیک کیجیے 10 منٹ کے لیے. اس کے بعد آپ نے بڑا ہیوی اور بڑی رچ ان کیلوریز, رچ ود چیز ہے, اس کے لیے بڑی اچھی خاصی دوڑ بھاگ کرنی پڑے گی. نمک کالی مرچ ڈلے گی, پھر اس کے اوپر بریڈ کرم ڈلے گا, یہ فرائی ہوگا, بیک ہوگا, اور پھر آپ کا ویٹ گین ہوگا. لیکن بہت امیزنگ ریسیپی ہے, وہ بھی بہت مزے کی, اور وہ ہم بعد میں بتائیں. اچھا عما, ایک چیز مجھے بتائیے, یہ جو آپ اسپیگیٹیز جو بنا رہی ہے اس کے اندر یوزلی جو اس کے اندر کیچپ یوز لوگ کرتے ہیں, تو کیا کیچپ یوز کرنا چاہیے یا پھر ٹومیٹو پیسٹ یوز کرنا چاہیے؟ ٹومیٹو پیسٹ کے ساتھ اگر آپ اس کی سوس بنا لیں, آپ کے پاس پاستا سوس بنا لیں, اور وہ بنانے کے لیے آپ نے جو ٹومیٹو پیسٹ ہے ٹن میں مل جاتا ہے نارملی, تھوڑا سا پیاز اور لہسن کو آپ براؤن کر لیں, اس کے اندر پیسٹ ایڈ کیجیے, اور جو فریش ٹماٹر آج کل جی 30 روپے کلو ہوا ہوا ہے. اچھا, سستے, بالکل سستے ترین ہے, سب سے سستے ٹماٹر ہے آج کل. تو آپ وہ لیجئے 2 کلو کے قریب آپ ٹماٹر لے لیں, جو وہ ریڈیوس ہو جائیں بالکل. بنے گا وہ آلموسٹ اتنا باؤل بنے گا, اور اس کو جو ہے آپ یوز کریں. اچھا عما, ویسے ایک بات بڑی دلچسپ آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے کہا نا 30 روپے ہوئے ہیں, اتفاق سے ایک دن میرے ذہن میں ایسی ہے, میں نے کہا کیوں نہ گھر میں ٹومیٹو سوپ بنایا جائے. اچھا, ان دنوں ٹماٹر سستے تھے, میں نے جس دن ٹومیٹو سوپ بنایا اس کے دوسرے دن سے ٹماٹروں میں آگ لگ گئی. مہنگے ہو گئے اتنے زیادہ, ہر ایک کی ریت سے باہر ہو گئے. ٹومیٹو سوپ کے لیے میں ٹومیٹو سوپ اچھا بنا ہو جی, اور اس کے ساتھ بریڈ کروٹنز ہو,
और उसका क्या ही, और बेजल हो साथ में, न्याज बो जिसे हम कुछ नहीं समझते, हमारे यहाँ कितनी जगहों पे लगा होता है और हम गुजर जाते हैं पास से, तो जी बेजल होती है, न्याज बो होती है, उसका खुशबू अरोमा बहुत मजे का, उसको जरूर इस्तेमाल। अच्छा हुमा, और साथ क्या बन रहा है? अच्छा, मैं एक पुडिंग बना रही हूँ जी जामे शीरीन के साथ। क्या बात है। सूजी की पुडिंग है और उसकी रेसिपी अगर आप कहती हैं तो मैं बता देती हूँ जल्दी से। मेरे ख्याल से आप शुरू करें। और सूजी की पुडिंग प्लस जामे शीरी, तो ये लग रहा है कि ये कोई बड़ी जबरदस्त पुडिंग तैयार होने वाली है। तो सूजी में कोई भी चीज बनती है भाई बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी ताकतवर होती है, और बच्चों के लिए मेरे ख्याल से बढ़िया ये हेल्दी स्नैक आपका हो सकता है आफ्टर अफ्तार। हम जरा गुफ्तगू हाजी चलते हैं। आमिर साहब, जरा आपने भी किचन और ये चीजें देख ली, बिकॉज़ इट्स ऑल पार्ट ऑफ द लाइफ। यकीनी तौर पे एपेटाइट जरा बढ़ जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है रोजे को कंट्रोल करना। लेकिन बहरहाल कमिंग टू द टॉपिक, मजीद इस पे बताएं कि कितने इस वक्त स्टूडेंट्स आपके पास हैं? बिल्कुल, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ने भी तकरीबन कोई आज से 20 साल पहले हमने एक उस्ताद और एक क्लास से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। और पाकिस्तान के देही इलाकों के अंदर हमें लगता था कि वहाँ पर अच्छी तालीम नहीं है और वहाँ पर बच्चों के लिए जो है सरकारी तालीम है उसका बंदोबस्त भी खातिर खार नहीं है, तो वहाँ पर हमने छोटे स्कूल जो है दूर अफ्तादा इलाकों के अंदर बनाए। तो आप ये देखिए कि जिस तरह अभी सर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर खैर बहुत ज़्यादा मौजूद है, उसको बस सब सामने लाने की ज़रूरत है। आज हमने जो सफ़र जो है एक उस्ताद एक क्लास से शुरू किया था वो 700 स्कूलों तक फैल चुका है और उन 700 स्कूल्स के अंदर जो अक्रॉस पाकिस्तान 1 लाख बच्चे जो हैं उसमें तालीम हासिल करते हैं। क्राइटेरिया क्या है वैसे? आप किस तरीके से एड्रेस करते हैं आमिर साहब के बच्चों को लेना? बच्चे पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं या आप इन सर्च ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं? हम खुद देखते हैं कौन सा इलाका है कि जहाँ हुकूमत का स्कूल नहीं मौजूद है, जहाँ प्राइवेट, और प्राइवेट तो गाँव देहातों में जाते ही नहीं है। आपको मालूम है प्राइवेट स्कूल्स वहाँ जाएंगे कि जहाँ पर उनको थोड़ी सी फीस मिल सकती हो और बच्चे मिल सकते हो, लेकिन एक ऐसी गांव देहात के जहाँ 50 या 60 या 100 आबादी वाला गांव है वहाँ तो प्राइवेट सेक्टर नहीं जाएगा क्योंकि उसको तो वहाँ फीस नहीं मिलनी। वहाँ पे किस तरीके से है, क्या वहाँ पे नहीं, अभी हालात तो देखे ना, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि बावजूद सारी कोशिश के कि अगर हम 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 5000 टीचर्स मौजूद हैं हमारे पास, 700 स्कूल हैं, लेकिन बताने की ज़रूरत ये है कि आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। टोटल हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है 6 करोड़ बच्चे हैं, 4 करोड़ के करीब राउंड अबाउट बच्चे स्कूल जाते हैं, 2-2.25 करोड़ बच्चे जो है ऑथेंटिक रिपोर्ट है ये कि ये स्कूल नहीं जाते, ये आउट ऑफ स्कूल है। 2.5 करोड़ 25 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल से बाहर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर इन 2.5 करोड़ बच्चों को अगले 2-4 सालों के अंदर आप स्कूलों में नहीं लेकर आते हैं, इन बच्चों की उम्रें बढ़ जाएंगी, ये बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकेंगे, इनके लिए आपको स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, इनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा कि वो किसी तरीके से तालीम के धारे में आ सके। और अगर ये न पढ़ सकें तो इसका मतलब है कि 2.5 करोड़ मुस्तकबिल के खानदान हैं जो गुर्बत के अंदर जाएंगे, जो जहालत के अंदर जाएंगे, जो बीमारी के अंदर जाएंगे, जो दुख और तकलीफ के अंदर जाएंगे। फिर मैं और आप क्या करेंगे? फिर हम राशन तकसीम करेंगे, हम उनके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, हम उनके लिए जो है एम्बुलेंस लेके आएंगे, ब्लड बैंक्स कायम करेंगे, उनके लिए घी के डब्बे तकसीम करेंगे, उनके लिए घर बनाने की कोशिश करेंगे। हम उन बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं देते? हम उन्हें इस काबिल क्यों नहीं बना देते कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं? आज भी पाकिस्तान के अंदर हम तालीम पे बहुत कम खर्च करते हैं। हम चैरिटी की बड़ी बात करते हैं कि पाकिस्तान चैरिटी में बहुत आगे और बिला मुबालगा चैरिटी में बहुत आगे पाकिस्तान, लेकिन बदकिस्मती से वो चैरिटी एजुकेशन पे नहीं आ रही, वो तालीम पे खर्च इसलिए नहीं आती। हुकूमती इक़दामात इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको? हुकूमत इक़दामात कर रही है, लेकिन ये इतना बड़ा चैलेंज है फरीद, इतना बड़ा चैलेंज है जब 2.5 करोड़। अच्छा, ये तो वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, अच्छा जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका क्या हाल है? आपने भी थोड़ी देर पहले बात की, वो भी सरकारी स्कूल में जो जा रहे हैं उनमें से भी अगर आप उनको देखें, सरकारी प्राइवेट में सबकी बात करना चाहता हूँ। आपने जो बात की बहुत अच्छी बात की। हमारी रवायत के अंदर तालीम खाली इस्तेमाल नहीं होती थी, तालीम और तरबियत बोली जाती थी। आज हमारे बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं? उनको अच्छा दीनी तालीम, इखलाकी तालीम चले एक तरफ रख दे, जो दुनियावी तालीम है क्या वो भी आती है? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निशान बना हुआ है कि जो बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं क्या वो सीख पा रहे हैं? क्या उनका लर्निंग लेवल उस लेवल पे है कि दुनिया के साथ कंपीट कर सके? बात की है और लर्निंग की आप बात कर रहे हैं, क्या इसमें रिस्पांसिबल कौन है? जो हमारा जो टीचर्स हैं, जिस तरह से आज से आप 20 इयर्स बैक चले जाएं तो तालीम नजर आता था कि ये शख्स तालीम याफ्ता है, एजुकेशन बिजनेस नहीं था। अभी टीचर्स, आपको लगता है स्कूल सिस्टम इतने ज्यादा जो बिजनेस एक तरह का बन गया हुआ है, तो तालीम तो है लेकिन तरबियत नहीं है? जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक तो खुद तालीम, इसके ऊपर सवाल ये निशान है, वो तालीम दे क्या रही है, वो तालीम बना क्या रही है, वो तालीम लेके कहाँ जा रही है, क्या वो तालीम इस काबिल हमें करेगी कि हम दुनिया के अंदर जो है
किसी लेवल पर पहुंच सके बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। करिकुलम है आमिर साहब, करिकुलम आपका वे ऑफ टीचिंग, आपके मेथडोलॉजीज, खास तौर पे दुनिया के अंदर टीचिंग मेथडोलॉजीज अब तब्दील हो चुके हैं। हम आज भी रिवायती करिकुलम और उन्हीं टीचिंग मेथडोलॉजीज के ऊपर जा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे शायद वो क्रिएटिविटी तो नहीं, मुझे लगता कहीं से वो सिर्फ मार्क्स की रेस के अंदर है, जिस तरह से जैसा आप भी इससे एग्री करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो अपने मेहमानों से इस मौजू के ऊपर जरा मजीद बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज ट्रांसमिशन में एज यूजुअल और बहुत कुछ है आपके लिए, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको पैगाम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं और मैं किचन में जनाब दाखिल होने वाली हूँ। और किचन में दाखिल होने से पहले ज़रूरी है कि 20 सेकंड तक हम लोग, बल्कि किचन हो या कोई भी आपके घर का हिस्सा हो, स्पेशली अगर आप लोग बाहर से घर आ रहे हैं तो लाजमी अपने हाथ 20 सेकंड तक डिटॉल से आपने साफ पानी से वॉश करने हैं। WHO की जानिब से भी यही रिकमेंडेड है, ताकि कोविड-19 इस देर जनाब, तो इससे एहतियात लाजमी बरतना ज़रूरी है। हुमा, आज तो आप छा गई हैं और कमाल आपने कर दी है, ज़बरदस्त। मैं ये दिखाना चाहती हूँ ताकि हमारे जो मशरूबात हैं उसको कवर ना करें, तो थोड़ा सा अगर इसको दिखाया जाए, कितना ये प्रेजेंटेशन है तो बहुत अच्छी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, तो आज आपके पूरे नंबर है। अच्छा ठीक है। कलरफुल बहुत है नबिया। हाँ, कलरफुल बहुत है, एफर्ट भी बहुत है, एफर्ट भी बहुत है। जनाब ये क्या है? अच्छा नबिया, ओवन में मैंने एक डिश लगा दी है और ये अभी मैं कुछ देर में लगा दूंगी और उसको सर्व कर देंगे। अच्छा, कितनी देर के लिए बेक करना है ये भी बताओ? ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हार्डली, सिर्फ चीज मेल्ट हो जाए, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है वो कुक्ड है। चिकन फुली कुक्ड है, नूडल्स फुली कुक्ड है, तो आपको जरूरत नहीं है। साथ में मैंने पुडिंग बनाई है, सलमोन पुडिंग है और सूजी की पुडिंग है जी। और सूजी की पुडिंग आपने बनानी इस तरह से कि आपने सूजी लेनी है और दूध के, जिस तरह से आप खीर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, चावल पका लेते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने जो है सूजी पका लेनी है, दूध के साथ खीर उसकी बना लेनी है। लेकिन साथ में आपने ले लीजिए 1 लीटर के अंदर 2 अंडे और उसको फेंट लेना है अच्छे से, और जो सूजी और दूध आपने पकाया हुआ है उसको उसके अंदर मिक्स कर लेना है। डायरेक्टली अंडे उसके अंदर नहीं डालने हैं, अच्छे से बीट करके उसको भी मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आप उसको डाल के किसी भी बाउल में उसको फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में ऑलमोस्ट हल्का सा लाइट सा हाफ एन आवर के लिए उसको रख दीजिए, ताकि वो जम जाए और जिस तरह से जेली अपनी एक जगह बना लेती है वैसे बिल्कुल बना ले। उसके बाद मैंने जी क्रीम लिया, क्रीम आप विप्ड क्रीम भी ले सकते हैं, रेगुलर क्रीम जो हैवी क्रीम है उसको ले लें, अच्छे से फेंट लें, उसकी लेयरिंग की है और उसके ऊपर नट्स डालिए कोई भी। लेकिन सबसे जरूरी जो है वो जामे शीरी करशी का जनाब शरबत, जो कि हर घर की पसंद है और खालिस अर्कियात से ये तैयार शुदा है। कोई बाजारी फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्लेवर आपको इसमें नहीं मिलेगा। और हुमा की प्रेजेंटेशन जनाब क्या ही कहने। और मेरे ख्याल से जब बच्चे देखेंगे करशी का जामे शरी तो वो ये इतना हेल्दी स्नैक के तौर पे भी इसको वो लेंगे, और आफ्टर अफ्तार मेरे ख्याल से बड़ों छोटों दोनों की चॉइस है। डिजर्ट बहुत मजे की लगती है। और ये आज की रेसिपीज थी, लेकिन साथ में मिंट मार्गरेटा में बना रही हूँ, जब इतनी हैवी चीजें बन थोड़ा सा तो साथ में 7 अप के साथ जो है वो मैंने कहा कि मिंट मार्गरेटा बना दें बिल्कुल, और उसमें मिंट है, आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट ऐड करूंगी मैं उसमें। जिस तरह हम बाजारी मिंट मार्गरेटा पीते हैं और घर आके बनाते हैं और कहते हैं जी नहीं बन रहा वैसे, तो आपने ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लीजिए, लेमन जूस ऐड कीजिए, अच्छे से ब्लेंड कीजिए, उसको सर्व करें। अच्छा, वो मेहनत है इसमें थोड़ी सी पुडिंग में? हाँ, थोड़ी सी पुडिंग है, लेकिन मेहनत जरूर है, लेकिन आप खीर तो बनाते ही हैं नबिया। खीर में भी बहुत, जब खीर हम बनाते हैं तो आपको पता है कितनी मेहनत करते हैं, तो ये उसी तरह की खीर पहले प्रॉपर तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर्ली आपको खीर तैयार करनी पड़ेगी, और सूजी का खतरा होता है कि कहीं वो लग ना जाए, उसको मुसलसल आपने बिल्कुल जिस तरह आपने खीर की ड्यूटी देनी होती है कि चावल स्टिक ना हो जाए, बिल्कुल वैसे ही आपने उसकी ड्यूटी देनी है। लेकिन टिप मैं खीर के लिए भी एक बता दूं कि होता ये है कि हम चावल डाल देते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि जी लग गए, हाँ। ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपने चीनी भी साथ में ही ऐड कर देनी है, ठीक है, उससे थोड़ा दूध भी पतला हो जाएगा और खीर भी तो वो लगती नहीं है। और ये टिप है जी। बड़ी अच्छी रेसिपीज आज आपने बताई हैं, और बहुत ही मुझे लगता है ये आपकी रेसिपीज जो है ना, अगर वाकई में बिल्कुल दिलजमी के साथ इसको खाना शुरू कर दे तो एंड ऑफ द रमजान बड़ा अच्छा खासा वेट जो है वो गेयर हो जाएगा। साथ में टिप्स इसमें ना नबिया से ले लेंगे कि इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना है। जी बिल्कुल, मेज़ान में अगर बना रहे हैं, हमारा चिकन जो है वो उसमें ही फ्राई हुआ है,
तो इसलिए उसकी खुशबू, फरीद मैं वैसे गलत नहीं कहती हूँ, बिल्कुल ठीक कहती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आई थी तो मिजान की वजह से भी जो है अच्छा, ना लेकिन मुझे आज एक बात, डबल हो गया, खुशबू भी है, मीज़ान भी हो गया, जामे शीन मैं भी है, सारी चीजें भी है, लेकिन मुझे आज एक बात बताया, आज आप दोनों की मैचिंग बड़ी जबरदस्त सी लग रही है। अच्छा लग रहा है ना, देखिए हम ट्विन कर रहे हैं आज, मैं ट्विन। लेकिन आपने एक और चीज नोट की है, हाँ। आपने शायद नोट नहीं किया, आप अपने बैकग्राउंड पे नजर डालें, वो भी ब्लू हो गया, बैकग्राउंड भी ब्लू है, तो इट इज ऑल टुगेदर। चलिए फिर मैं आप पे टॉस कर रही हूँ, अब आप आगे बढ़े, तब तक हम अपना ड्रिंक तैयार करते हैं। ठीक है जी, आप ड्रिंक तैयार करें, मैं ज़िया साहब इस पे जरा बात करते हैं, चिट चैट हमारी जरा किचन में चलती रहती है सारी चीज़ों के अंदर। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इसमें हमने कामयाबी की आपकी बात कर ली, कि आपकी कामयाबी भी आपको मिली पढ़ाने के हवाले से, माशाल्लाह आपका स्टूडेंट असिस्टेंट कमिश्नर, कोर्सेज आपने बयान किए कि जो कोर्सेज आपके किस तरीके से खास तौर पे कोविड-19 को लेकर यकीनी तौर पे प्रिपरेशंस तो आपकी चलती रहती होंगी, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और आपकी जो असातिज़ा हैं वो कैसे स्टूडेंट्स को इन हालात में ट्रेन कर रहे हैं, क्या क्लासेस ले रहे हैं? देखिए, पहली तो हमारी दुआ, ये हम जिस तरह प्रोग्राम शुरू में भी कहा था, दुआ करें कि ये कोरोना में पहला और आखिरी हमारा रमज़ान हो। आइंदा जब अल्लाह हमें रमज़ान दे तो बिल्कुल पुरसकून तरीके से हम रमज़ान गुजारें, और अल्लाह हमें गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक भी दे और अल्लाह हमें माफ़ी फरमाए। मौजूदा हालात में देखिए, तालीम जो है ना, वो एक दिन के लिए, एक मेरी स्टूडेंट है वो अपना ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक दिन भी हमारी क्लास मिस नहीं हुई। यहाँ ये मसला ये है कि तवज्जो उस तरह नहीं दी जाती जिस तरह देनी चाहिए। हमने बुनियादी तौर पे ये किया है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तालीम पे लगा दें, ताकि वो बच्चे जो मौजूदा हालात में ख़ास तौर जिन्होंने अपने आप को एजुकेशन में लगाए रखा है, वो नफसियाती मरीज़ नहीं बने। मौजूदा हालात में हमने बच्चों को पूरी तैयारी के साथ, पूरी दिल जमी के साथ उनका बेटा पढ़ें, और क्लासेस लेने के लिए आ रहे हैं वो? जी, क्लासें ले रहे हैं, अपना नेट पे हम ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ले रहे हैं, जूम पे ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनका जो टाइम है वेस्ट अगर हो गया तो ये जो पटरी से नीचे भी उतर सकते हैं। जो हमारे असातिज़ा हैं उनका जो हमारे साथ तावन है वो भी मिसाली है और खैर के कामों के लिए बहुत अहम है। मैं यहाँ ये भी बात कहूँ कि जो इस तरह के बच्चे हैं हमारे, जिस तरह हम CSS करवा रहे हैं, गजाली एजुकेशन फाउंडेशन करवा रही है, इनका फ़ायदा ये है कि यहाँ के इस तरह के इदारों से पढ़े बच्चे जब ऑफिसर बनते हैं तो वो जो बाहर साइल आते हैं ना, उनका दुख दर्द उन्हें उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ उन्हें ये पता है कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा चचा, मेरा मामू किस तरह ऑफिसर के सामने जलील और रसवा माजर के साथ होता रहा। ये बच्चे अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, बेहतर खिदमत कर सकते हैं। और यहाँ मैं ये भी बात कहूँ कि जो बच्चे इस तरह के निज़ाम से गुजरते हैं वो बड़ा उन्हें दर्द होता है, उनके पास जो लोग आते हैं। और यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो इदारा है इस पे एक बच्चे को हमारा 10,000 रुपया एक महीने का खर्चा है। अच्छा, दाखला कैसे लेते हैं? मैं इसी चीज पे आ जाता हूँ ताकि आप क्लैरिफाई कर दें कि अगर कोई आपकी एकेडमी में दाखला लेना चाहता है वो कैसे आएगा और उसका तरीक़ाकार क्या है, और जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से वो सपोर्ट करें आप? देखिए, दाखिले का बहुत ही हमने सादा निज़ाम रखा हुआ है। कोई भी बच्ची या बच्चा, मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि एक बच्ची अपने वालिदैन के साथ फैसलाबाद से स्पेशल आती है, नहीं कि फीस नहीं है, फैसलाबाद में एकेडमी मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे पास मुफ्त आती है बस में बैठ के पढ़ने के लिए। अभी हालात दोबारा ठीक होंगे, दोबारा आएगी। तो दाखिले का इंतहाई हमने सादा निज़ाम, जो इम्तिहान CSS का, PMS का, जो उसकी उम्र का है, एजुकेशन का है, नंबर का है, उसकी हेल्थ का है, सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की शराइत हैं वो शराइत, बाकी हम किसी से नहीं पूछते। मैं ये भी बताऊँ कि हमारे जो एकेडमी है, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ और बच्चे और जो कॉलेजेस और मदारस की बच्चियाँ और बच्चे, उनको हम एक छत तले पढ़ा रहे हैं। यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट का प्लान था ना कि ये मदारस की बच्चियों और बच्चों और ये जो इनमें दूरी बढ़ी है आपस में, उस दूरी को भी हम ख़त्म कर रहे हैं। साथ हम उनकी इज्जत नफ्स का बड़ा ख्याल रखते हैं, प्यार से, मोहब्बत से। और हम लोगों से ये कहते हैं अगर 10,000 रुपया आप एक बच्चे का खर्चा अफोर्ड कर लें। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड आप जो तरीक़ेकार बता रहे हैं कि जो अगर मुखय्यर हज़रात हैं, जो मुखय्यर वो आपके यहाँ अगर आए, कांटेक्ट करें और आपसे कहें जी कि हम किसी एक बच्चे को अफोर्ड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको बच्चे का नाम देते हैं कि ये बच्चा आपके खर्चे पे पड़ेगा। ठीक है, हम माहाना उन्हें रिपोर्ट देते हैं, वो हमें अगर माहाना खर्चा अफोर्ड करना चाहें या सालाना करना चाहें तो सादा सा निज़ाम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है।
اور ان جو بڑی اکیڈمیاں ہیں جو کمرشل ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی کوٹا رکھ لیں تھوڑا سا، کیا کہ اتنے فیصد ہم نہ غریب اور مستحق بچوں کو پڑھائیں گے. یہ بہت آسان ہے، لیکن آسان اس وقت ہوگا کہ جب ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا. اور جو ہمارے ڈونر حضرات ہیں ان سے گلہ ہے، تھوڑا سا ہمارا غزالی کا مشتقہ ہی ہوگا میرا خیال ہے. ایجوکیشن پہ ہمارا جو مخیت بندہ ہے نا وہ بھی کم خرچ کرتا ہے. ٹھیک، وہ بھی سمجھتا ہے کہ فوری طور پہ کوئی ایسی میں کام کروں جس سے نا میں یہ بنیادی کام ہے. یہ تو آپ کا دیکھیں ایجوکیشن ہوگی تو چور پیدا نہیں ہوں گے، یعنی کہ ہر طرح کی برائی ختم ہو سکتی ہے. ایجوکیشن پہ بیسیکلی عامر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے جو مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک لانگ گروئنگ پروسیس ہے، تھوڑا سا آپ کا لانگ ٹرم پروسیس ہے. اصل میں لوگ فوائد شارٹ ٹرم میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ لانگ ٹرم میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ذرا جنت جلدی جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس ایسا کام کریں کہ جس کا فائدہ، جس کا نفع ہمیں بالکل کھڑے کھڑے جو ہے نظر آ جائے، اور پھر کچھ ایسی چیز کہ جو فوری دکھتی نظر آئے نا. عامر صاحب آپ کی کوئی سکسس اسٹوری ان میں جو بچوں میں آپ کی بالکل ایسا ہے، جیسے ابھی ہم نے ہمارے تو بہت سے پروجیکٹ ہے، جس طرح غزالی ٹرسٹ 1 لاکھ بچوں کو پڑھا رہا ہے 700 اسکولوں کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گاؤں دیہاتوں میں گئے ہمیں پتہ چلا کہ ہر گاؤں دیہات میں 10 سے 15 بچے ایسے ہیں جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں، یعنی جن کو ہم معذور بچے کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گاؤں کی سیٹنگ کے اندر اگر کسی گھر میں معذور بچہ یا بچی موجود ہے تو اس کا والد یا والدہ کوئی غریب بھی ہے اور پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، شہر سے بھی دور ہے، وہ اسے کہاں لے کر جائے؟ ہم 60-70 سالوں میں ان کے لیے کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں کر سکے، نہ حکومتی سطح کے اوپر نہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر. پرائیویٹ سیکٹر اس لیے کہ 10-12 بچوں کے لیے کیا سیٹ اپ بنائے گا. غزالی ٹرسٹ نے یہ کیا کہ اس نے انکلوسیو ایجوکیشن کا ایک ماڈل انٹروڈیوس کرایا، اور اسپیشل بچے جہاں جہاں غزالی کے اسکول موجود تھے وہاں ہم ڈسیبل بچوں کو اسکیننگ کر کے اپنے اسکولوں کے اندر لے آئے. اب کئی سینکڑوں بچے جو ہیں جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، جو اسپیشل ہیں، وہ غزالی کے اسکولوں کے اندر الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس طرح ساؤتھ پنجاب میں گئے تو ہمارے ہندو کمیونٹی کے بچے جو بے انتہا غربت کا شکار تھے اور ڈیو ٹو سرٹن ریزن وہ اپنے بچیوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیج رہے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ جو اس پاکستان کی سرزمین پہ رہتا ہے اس کا پورا حق ہے پاکستان کے اوپر، اور جس طرح لوگوں کو ہوا اور پانی ملتا ہے اس طرح ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ان ہندو بچیوں کے لیے الگ سے تعلیمی ادارے بنائے. اس وقت 750 ہندو بچیاں الگ سے پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے سکسیس سٹوری کی بات پوچھی، ہمیں لگا کہ غزالی کے 1 لاکھ بچوں میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو بے پناہ ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے شاید وہ آگے نہ بڑھ پائے. ہم نے ان کے لیے ایک غزالی پریمیئر کالج بنایا. یہاں لاہور میں سندر کے قریب ایک ہم نے ریزیڈینشل ادارہ بنایا جہاں تقریباً 280 بچے رہتے ہیں. وہ بچے ابھی آپ کو ریسنٹ جو سکسیس سٹوری ہے، وہ بچے ابھی لمس کے اندر ان کے ایڈمیشن ہوئے جو نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام ہے، یہ آپ کی بڑی وہ وہاں سے جو ہے سکسیس سٹوری ہے آپ کی، اسکالرشپ لے کر جو ہے ہنگری گئے ہیں، میڈیکل کالج میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. ایکسیلنٹ رزلٹ ہے. عامر صاحب یہی میں بات آپ کی جو ہے نا اسی چیز کے اوپر ہے کہ بیسیکلی سکسیس سٹوریز ہونی چاہیے، معاشرے کا ایک عام فرد و کردار ہونا چاہیے. نبیہ جس طرح سے آپ نے بھی سنا کہ یہ تعلیم کا ہی شعبہ ایسا ہے جس سے کوئی بھی قوم جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے. اقوام کی جو ترقی ہے وہ تعلیم اور تربیت سے جڑی ہوئی ہے. وہ تربیت جو ہے وہ اخلاقی بھی اور فنی بھی ہر طریقے. پہلے بھی اپنے شو میں بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ایک کرائسس جس کا ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کیا تھا کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اور آج سے 15-20 سال کے بعد نہ جانے اس کو کیسے دیکھیں گے، تو اس پوری سچویشن میں ہمیں جو ایک آئیڈیا ہوا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ایک تو ایجوکیشن کی اور دوسرا ہمارے ہاسپٹلز کے نظام بہتر کرنے کی. تو یہ دونوں چیزیں تعلیم اور صحت، تعلیم اور صحت، بالکل. تو اسی کے ساتھ بہت شکریہ ہمارے معزز مہمانوں کا. آپ کا بہت شکریہ عامر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہم سب کی طرف سے آپ آئے، تشریف لے کر آئے اور ہم سے گفتگو کی. تھینک یو سو مچ. ابھی بریک لیتے ہیں جناب. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے پیغام رمضان. پھر اپنی نیوز ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان کے اندر جس میں آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں ایک ایسا واقعہ، ایسی کہانی، ایسا سبق یا زندگی کو کامیاب اور بااصول بنانے کے ایسے کچھ راز اور گر جن کو اختیار کر کے آپ کامیابی کا حصول کر سکتے ہیں اور اس کامیابی کے بعد نہ صرف خود ایک
कामयाब इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि उसकी जब आप अमली तौर पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन या जब उस पर अमल दरामद करते हैं तो अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को दूसरों से शेयर करके उनको बताकर एक कामयाब और एक अच्छा माशरा भी तश्कील दे सकते हैं। आज जिस चीज़ की तरफ हम निशानदेही कर रहे हैं, जो बात आपसे शेयर करने जा रहे हैं, वो है ताकत का राज। आलमी सतह के ऊपर जितने भी खिलाड़ी होते हैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम खिलाड़ियों को यकसा तरबियत भी फराहम की जाती है। उन तमाम के जो ट्रेनर्स होते हैं वो बहुत ही दुनिया भर के जाने माने ट्रेनर्स होते हैं और कोई मामूली ट्रेनर्स नहीं होते। लेकिन फिर वजह क्या है कि जो आलमी खिलाड़ी जिनको हर सतह की और आलमी सतह की जो ट्रेनिंग मिल रही होती है, उसके बावजूद भी उनमें से कुछ जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है जिस पर आप कभी गौर कीजिए। इसी बात के ऊपर साइंसदानों ने गौर किया और मुशाहिदा किया कि ऐसा क्या है जो इनकी हार और जीत का सबब बनता है। इन साइंसदानों ने जो रेसलर्स, जो पहलवान होते हैं, उनको मुंतखब किया और उन पर मुशाहिदा करने के लिए उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया और ये जानने की कोशिश की कि वो क्या वजह है कि अगर सबको जो तरबियत है वो यकसा मिल रही है, उनकी ग़िज़ा यकसा है, उनके तमाम तर जो चीज़ें जो उनकी तरबियत और ताकत में जो अहम किरदार अदा कर सकती हैं वो तमाम चीज़ें यकसा हैं, फिर क्या वजह है कि एक पहलवान जीत जाता है, एक पहलवान हार जाता है। जब मुशाहिदा किया गया, तजुर्बा किया गया, तो उसमें एक बात वाज़े आई और काफ़ी बरसों के मुशाहिदे के बाद ये बात वाज़े हुई और सामने आई कि जीत और हार का ताल्लुक जिस्मानी कुव्वत या तरबियत से नहीं, वो एक अपनी जगह पर एक अहमियत जरूर रखती है, लेकिन जीत और हार का ताल्लुक जो ज़हनी कैफियत है उससे मायने रखती है कि जो सामने वाला खिलाड़ी है उसकी ज़हनी कैफियत क्या है, जिस वक्त वो मैदान में उतर रहा है वो किस मेंटल स्टेट के अंदर है। आम तौर पर मुशाहिदा जब किया गया, तजुर्बा किया गया, तो तजुर्बे से यह बात आई कि जो जीतने वाला खिलाड़ी था वो हमेशा ज़हनी तौर पर मुतमईन नजर आया, वो रिलैक्स नजर आया, वो बहुत ज्यादा पुरएतमाद नजर आया। लेकिन उसके बरक्स वो खिलाड़ी, वो पहलवान जो हार गया, ज़हनी तौर पर वो कंफ्यूज था, डरा हुआ था, उसके दिमाग में मुख्तलिफ चीजें चल रही थी। तो उस तमाम तजुर्बे से ये बात सामने आई कि चाहे वो कोई भी मैदान हो, वो चाहे जिंदगी में इल्म का मैदान हो, वो किसी और चीज का मैदान हो, कोई भी आप किसी भी मैदान में आप आगे बढ़ें, वो आपके लिए एक मुकाबला ही होता है। वहां पर आपको किसी न किसी अपने ओपोनेंट से, आपका कोई कंपटीटर होता है, कोई आपका ओपोनेंट होता है। उस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, उस सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपके जो औजार, जो आपके टूल्स हैं, चाहे वो किसी भी शोबे की क्यों ना हो, वो तो आपके पास होने ही चाहिए। लेकिन उसके बाद, उसके साथ साथ जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो आपकी मेंटल स्टेट है। यानी आप उस वक्त मुकाबले के लिए जब उतर रहे हैं किसी भी चीज के, तो आप दिमागी, आपकी कैफियत क्या है, आप मुतमईन हैं, आप पुरएतमाद हैं, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपने फोकस किया हुआ है, या फिर आपका दिमाग मुंतशिर है। तो ये बात सामने आती है कि आपकी जो ताकत का राज है वो आपकी जिस्मानी और तरबियत जो आपकी है, जिस्मानी ताकत है जो आपको तरबियत मिली हुई है, वो तो एक मायने रखती है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी ज़हनी कैफियत है, आप कितने मुतमईन हैं। ये एक बहुत अहम और बहुत